सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे हम आज GST के बारे में, यानी कि वस्तु और सेवा कर। बहुत इंपॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है और ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टैक्स है, उसका अंदर उलटफेर यानी कि चेंजेस किए गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंस आप इसकी देख सकते हैं, क्योंकि इसको लागू करने के लिए जो हमारी संसद है वो भारत के इतिहास में दूसरी बार आधी रात को लगेगी। इससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था उस दिन संसद आधी रात को लगी थी और ये दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब ऐसा किया जाएगा। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस जो है इसी से समझ सकते हैं। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में इससे कोई ना कोई प्रश्न बहुत ज़रूरी बनना ही है। बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को आप देखें। इसीलिए इस वीडियो को हमने बहुत विस्तार से एक चीज़ों पर अच्छे से चर्चा की है। साधारण भाषा में आपको जो कठिन जो वित्तीय लैंग्वेज है या वित्तीय जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको बहुत साधारण भाषाओं में समझाने का प्रयास किया है, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप एक एक चीज़ बहुत आसानी से समझ पाएँ। इस वीडियो की आपको PDF प्राप्त हो जाएगी और फ्री PDF प्राप्त करने के लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com। साथ में उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जहां से आप ये वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज DKPSC एकेडमी को जरूर लाइक कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। एक निवेदन और करना चाहूँगा मैं आपसे कि जो ये एजुकेशनल वीडियोज़ आप देखते हैं इनको कृपया आप पूरा देखा करें। देखिए होता क्या है, आप अपना समय तो लगाते हैं लेकिन आधा अधूरा छोड़ देने से आपको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है और फिर आप उसको जो एग्ज़ाम हॉल में आपको उसका खामखियाना भुगतना पड़ता है। तो अगर आप समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों ना उसका आप मैक्सिमम यूज़ कर लें। तो अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले समझते हैं आखिर GST है क्या। GST मतलब वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स सीधा आपसे नहीं वसूला जाता, आपसे कोई और वसूलता है और वो जो होता है सरकार के पास जमा करवाता है। तो वो टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यानी कि आपसे सीधा नहीं वसूला जाएगा। जैसे कि आप सामान लेने के लिए गए बाज़ार में और आप मोबाइल खरीद के लाए, तो मोबाइल का टैक्स सरकार ने आपसे नहीं लिया, आपसे दुकानदार ने लिया और दुकानदार ने सरकार को दिया। तो ये जो कहलाती है व्यवस्था इनडायरेक्ट टैक्स। तो पूछा जा सकता है कैसा टैक्स है ये? तो इनडायरेक्ट टैक्स है। GST एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं पर भी लगेगा और सेवाओं पर। वस्तुएं जैसे मोबाइल हुई, मोटरसाइकिल हुई, बिस्किट हुई, चिप्स हुए, जूते हुए, कपड़े हुए, जो भी वस्तुएं होती हैं, जो फिजिकली जो वस्तु होती हैं उन पर भी लगेगा और सेवाओं पर भी। सेवाएं जैसे कि हॉस्पिटल में जो होता है, क्योंकि वहाँ हमें जो क्या मिलता है हम देख नहीं पाते हैं। स्कूल होते हैं कुछ, इसके अलावा कॉलेजेस होते हैं। तो ये जो क्या होती हैं, सेवाएं होती हैं। तो दोनों पर ये टैक्स लगने वाला है। तो किन किन पर लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, वो हम बाद में बात करेंगे। अब वस्तुएं और सेवाएं में हमने समझ लिया। चलिए बात करते हैं GST जब लागू होगा, लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि जो दरें हैं वो पूरे भारत के लिए एक जैसी हैं। तो वस्तुओं की कीमतें सभी जगह एक जैसी होंगी, बाजार में जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से मिलेंगी। तो इस तरह से जो बहुत सिमिलरिटीज़ जो हैं देश के अंदर आ जाएंगे। अभी देखिए होता क्या है कि कोई वस्तु राजस्थान में महंगी मिल रही है तो MP में सस्ती मिल रही है, तो या कोई UP में सस्ती मिल रही है तो MP में महंगी मिल रही है। तो ये क्या होता है, ये अभी प्रॉब्लम्स देश के अंदर है। ज़्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, सेवा कर, सर्विस टैक्स, राज्यों के द्वारा लगाए जाने वाला वेट टैक्स, मनोरंजन टैक्स, विलासिता टैक्स, लॉटरी टैक्स आदि GST में समाहित हो जाएंगे। मतलब जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं वो सब के सबको समाप्त करके अब GST लागू कर दिया जाएगा और इसी में सारे टैक्स वसूले जाएंगे।
यानी सारे टैक्स अलग अलग नहीं वसूले जाएंगे, एक ही टैक्स रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा कितनी सिंपल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं होंगी, आगे आप इसे समझते जाएं। अब प्रत्यक्ष कर क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। देखिए प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। जैसे कि इनकम टैक्स लगता है, इनकम टैक्स आप पर लगा है तो आप ही को उसे जमा करवाना होता है, तो सीधे तौर पर वसूला जाता है। जैसे आयकर जो होता है, इनकम टैक्स, कृषि कर होता है, व्यवसाय कर होता है यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं, धन कर होता है, संपत्ति कर होता है, नगर पालिका क्षेत्र में आपसे लेते तो आपका हाउस टैक्स जो लेते हैं, निगम कर होता है, भू राजस्व कर होता है, पूंजी लाभ कर होता है, उपहार कर। तो ये अलग अलग टैक्स हो सकते हैं। हो सकता है अगर आपकी इनकम उतनी अच्छी ज़्यादा ना हो तो आप इनकम टैक्स कभी नहीं दिया हो, लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपने संपत्ति कर जरूर दिया होगा। आपके मकान का टैक्स नगर पालिका वसूलती है, आजकल ग्राम पंचायतें भी ये वसूलने लगी है। तो ये जो टैक्स होते हैं ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो सीधे आपसे लिए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए ऐसे कर जो प्रत्यक्ष कर कहा जाता है जिनका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है, अर्थात कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कोई वस्तु का निर्माण हुआ, जैसे कोई जूता या कोई मोबाइल की बात कर लेते, मोबाइल बना और मोबाइल बनने के बाद उस पर एक्साइज टैक्स लगा, कस्टम लगा, सर्विस टैक्स लगा, वेट लगा और तब आपसे से लिया गया। तो सरकार ने सीधा आपसे वो पैसा नहीं लिया, सरकार ने वो पैसा किससे लिया? दुकानदार से। और आपने उस दुकानदार को उसका एक्साइज टैक्स सारा कुछ जोड़ के उसने आपको बता दिया कि इतने में मिलेगा और उसमें वो सारे टैक्स इंक्लूडेड थे। तो यहाँ पर आपने सीधे सरकार को टैक्स नहीं दिया, सरकार ने किसी और व्यक्ति के द्वारा उसे भरा, लेकिन वो व्यक्ति ने अपनी जेब से नहीं भरा, वो व्यक्ति ने वो आपसे पैसा उस चीज़ का लिया। तो ये है अप्रत्यक्ष कर। कौन कौन से होते हैं? उत्पाद कर होता है अप्रत्यक्ष कर, कस्टम टैक्स जिसे कहते हैं, सीमा शुल्क जो होता है, सर्विस टैक्स जो होता है, मार्केट टैक्स या वैट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे कहा जाता है, एंटरटेनमेंट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है, स्टाम्प ड्यूटी होता है। तो इस तरह के जो टैक्स होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर होते हैं। चलिए क्यों जरूरी है जीएसटी, अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। देखिए वर्तमान का भारत का जो वर्तमान टैक्स ढांचा है बहुत ज़्यादा जटिल है। भारत के संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर लगने वाले कर का अधिकार राज्य सरकार यानी कि जो सेल्स होती है उसके ऊपर सेल्स राज्य सरकार, और वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, इनका जो निर्माण होता है और सेवाओं पर जो कर लगता है वो केंद्र सरकार के पास है। ये संविधान के अंदर व्यवस्था है। इसके कारण में देश के अंदर अलग अलग तरह के कानून हैं, जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है। यानी कि कोई जो यूपी में है तो वहाँ की राज्य सरकार ने अलग प्रकार के कानून बना रखे हैं, एमपी में अलग बना रखे हैं, राजस्थान में अलग बना रखे हैं, गुजरात में अलग बना रखे हैं। तो ये बहुत जटिल हो गया है। जो कंपनियां होती हैं छोटे व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के करों का पालन करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसी सबसे बचने के लिए ये जीएसटी लागू किया गया है। भारत देखिए जीएसटी में मामले में बहुत पीछे रह गया है। लगभग 160 देश अपने यहाँ पहले ही जीएसटी लागू कर चुके हैं। भारत ने बहुत देरी से इसको लागू किया है, काफ़ी समय से इसका प्रयास किया जा रहा है। जीएसटी केवल अप्रत्यक्ष करों को एकत्रित करेगा। प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगते रहेंगे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्रत्यक्ष कर अपनी जगह लगते रहेंगे। चलिए जीएसटी लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का प्रत्यक्ष कर रहेगा, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी, यानी सभी जगह एक जैसी लागत होगी। संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए, संघीय ढांचा क्या होता है? जहाँ पर एक केंद्र सरकार होती है और नीचे एक राज्यों में राज्य सरकार होती है, ये व्यवस्था संघीय ढांचा कहलाती है। तो इसको बनाए रखने के लिए जीएसटी 2 स्तर पर लगेगा। एक होगा सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, और लगेगा एक एसजीएसटी राज्य वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जीएसटी के अंदर 2 पार्ट हो गए, एक सेंट्रल का पार्ट, एक राज्य का पार्ट। चलिए सीजीएसटी का हिस्सा केंद्र को और एसजीएसटी का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और जीएसटी है जिसे आईजीएसटी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत। इसमें क्या होता है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री होगी तो उस स्थिति में ये टैक्स लगेगा। तो 3 पार्ट हो गए, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। लेकिन घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है तीनों के तीनों और बहुत इजीली आप इसको समझ पाएंगे। चलिए आईजीएसटी का एक हिस्सा केंद्र सरकार और दूसरा हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाला
राज्य प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई वस्तु अगर यूपी में बेची गई और एमपी के बंदे ने उसको खरीदा है, तो एक हिस्सा तो केंद्र सरकार के पास चला जाएगा और दूसरा हिस्सा एमपी सरकार के पास आएगा। क्यों? क्योंकि एमपी में उस वस्तु का यूज़ हो रहा है, तो जहाँ यूज़ होगा उस वस्तु का वहाँ पर IGST उस राज्य को उसका मिलेगा और इसकी दरें सब अलग अलग होंगी। चलिए, व्यवसायी जो होते हैं खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली GST की इनपुट क्रेडिट ले सकेंगे, जिनका उपयोग वे अपनी बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाली GST के भुगतान में कर सकेंगे। अब इस इनपुट क्रेडिट को आप समझिए कि आखिर ये इनपुट क्रेडिट क्या होती है और ये कैसे वर्क करती है, इसको अब आपको समझना होगा। अभी तक क्या होता था, भारत के अंदर जो वस्तुओं और सेवाओं का यूज़ किया गया है और ये बड़ा अभी तक जो टैक्स लगता था उसमें बड़ी व्यवस्था थी। कैसे व्यवस्था थी, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की बनी, अब जब वो 100 रुपये की वस्तु बनी तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगी मानो कि 12% लगी। अब उस वस्तु की कीमत कितनी हुई? 112 रुपये। अब वो राज्य में बिकने के लिए आई और राज्य में बिकने के लिए जब आई तो उस पर 14 रुपये वैट लग गया, 14% वैट लग गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये परसेंट है। अब 12% एक्साइज ड्यूटी लग गई, 14% वेट लग गया। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये हो रही थी कि ये 100 रुपये पर लगा 112 रुपये हो गया ये। अब ये 14% जो लगेगा वो इस 112 रुपये पर लगेगा, ना कि इस 100 रुपये पर लगेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, यानी कि ये 12% भी जुड़ गया, 112। अब उसकी लागत 112 हो गई और उस 112 पर 114%, अब उस पर 14% टैक्स लगा, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था। ये व्यवस्था हो रही थी, यानी कि जो इनपुट क्रेडिट थी वो नहीं मिल पा रही थी। अब इसमें GST में क्या होगा, इसको आप समझ लीजिए। GST में चीज़ें इस तरह से होंगी कि जैसे कोई वस्तु 100 रुपये की तैयार होती है और उस पर GST की जो दर है वो 28 है, तो उस वस्तु की सीधी कीमत क्या हो जाएगी? 128 रुपये हो जाएगी। अब इसमें इनपुट क्रेडिट कहाँ से आया, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, क्या होता है, जब कोई व्यापारी वस्तु खरीदता है तो उसे एक निश्चित अनुपात में अपना टैक्स देना होता है और वो टैक्स किससे वसूल करता है? वो वहाँ के लोगों से, यानी जिसको वो माल बेचेगा उससे वसूल करता है। अब उससे पहले एक व्यवस्था होती है, उससे पहले व्यवस्था ये होती है कि जैसे ये 100 रुपये की वस्तु थी, अब इस 100 रुपये की वस्तु को बनाने के लिए भी कच्चा माल की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है, और कच्चा माल जो था उस पर भी कुछ टैक्स लगा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये उसको काउंट नहीं करता था, इस इनपुट क्रेडिट को काउंट नहीं किया जाता था। GST में इनपुट क्रेडिट कैसे काम करेगा उसको आप समझ लें। जैसे कि कोई जो वस्तु है वो 100 रुपये की है और उस 100 रुपये का कच्चा माल जो था, कच्चा माल उस पर लगा 12% टैक्स, तो वो कच्चा माल कितने का पड़ गया? जो वस्तु बना रहा है उसको वो पड़ गया 112 रुपये का। ये किसको पड़ा? जो वस्तु का निर्माण कर रहा है उसको 112 रुपये का वो बढ़ गया। अब उसको लागत आई 8 रुपये की उस वस्तु के निर्माण करने में, मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि वस्तु की जो लागत हो गई 120 रुपये हो गई। 120 रुपये क्या हो गई? वस्तु की लागत हो गई। अब ये जो वस्तु है 120 रुपये की जो वस्तु है, इस पर माना कि 18% टैक्स लगना था। कितना प्रतिशत टैक्स लगना था? 18% टैक्स के भाई मोबाइल बना है तो 18% टैक्स हम इस पर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि उस वस्तु को कच्चे माल के रूप में पहले खरीदा जा चुका है और उस पर 12% टैक्स पहले लग चुका है, तो यहाँ पर 18% की जगह पर 12% घटा के मात्र 6% टैक्स ही लगेगा और यही कहलाता है टैक्स इनपुट क्रेडिट। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अब 18% टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पर केवल और केवल 6% टैक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के निर्माण में जो कच्चे माल का यूज़ किया गया है उसके ऊपर 12% टैक्स ऑलरेडी दिया जा चुका है और यही है इनपुट क्रेडिट। और इसका उपयोग वे क्या करेंगे? बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले GST के भुगतान में कर सकेंगे। GST के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक और सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिनकी वर्ष में कुल बिक्री एक निश्चित मूल्य से ज़्यादा है। तो सरकार ने एक निश्चित मूल्य जो 20 लाख रुपए से प्लस जो साल भर के अंदर जो अपनी बिक्री करते हैं या उत्पादित करते हैं या उसकी सेवाएं देते हैं, तो उन सभी को GST के तहत रजिस्टर्ड होना पड़ेगा।
प्रस्तावित जीएसटी में व्यवसायियों को मुख्य रूप से 3 अलग अलग प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने होंगे। इनमें इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और एकीकृत रिटर्न शामिल है। तो 3 प्रकार के टैक्स भरे जाएंगे, इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स और एकीकृत रिटर्न, यानी 3 प्रकार से उन्हें अलग अलग भरना होगा। अब समझते हैं कि CGST क्या है, SGST क्या है और IGST क्या है। देखिए, CGST, IGST और SGST गुड्स और सर्विस टैक्स के ही पार्ट हैं जो भारत में 1 जुलाई से लागू होंगे। देखिए, राज्य के भीतर माल बेचने पर CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सेंट्रल यानी केंद्र सरकार जो पैसा वसूल करती थी वो टैक्स लग जाएगा, प्लस उस राज्य के अंदर यानी कि SGST लागू हो जाएगा। तो 2 टैक्स लग गए। हाल एक तो लग गया, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर कोई व्यक्ति माल बेच रहा है तो एक तो केंद्र सरकार का पैसा देगा वो CGST और दूसरा देगा मध्य प्रदेश सरकार का CGST। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये दर मध्य प्रदेश सरकार तय नहीं करेगी CGST की, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा तय कर दी गई हैं, वही पैसा देगा, अलग से कोई नहीं देगा। उदाहरण, कोई व्यक्ति राजस्थान के व्यक्ति को माल बेचता है तो उस वस्तु पर GST की जो रेट है 18% है, तो 9% किसको चला गया, CGST यानी कि केंद्र सरकार को चला गया और 9% चला गया राज्य सरकार को। यानी कि ये सिंपल सा फंडा है। चलिए, यदि माल राज्य के बाहर वाले व्यक्ति को बेचा जाता है तो 18% की क्या लगेगी, IGST लगेगी, और इसमें से 9% किसको चला जाएगा, केंद्र सरकार को चला जाएगा, और बाकी का जो 9% है वो उस राज्य की सरकार को जाएगा जिस राज्य में उस वस्तु का उपभोग होगा, यानी कि जिस राज्य में उस वस्तु को यूज़ किया जाएगा। तो ये था SGST, IGST और CGST। चलिए, अब कौन कौन लोग GST के दायरे में आएंगे। अब इसके अंदर 3-4 जो व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, सबसे पहली व्यवस्था तो ये है कि 20 लाख रुपए या उससे कम सालाना कारोबार करने वाले GST के दायरे में नहीं आएंगे, यानी कि 20 लाख रुपए तक का जो या उससे कम का जो कारोबार करते हैं तो उनको GST से कोई टेंशन फ्री हैं। वो उपरोक्त पूर्वोत्तर और विशेष दर्जा राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में ये सीमा 10 लाख रुपए होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अधिक है, वहाँ पर कारोबार ज़्यादा होता है, लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य हैं और ये विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है, यहाँ पर उतना कारोबार नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, ये 10 लाख रुपए की सीमा होगी। ऐसे कारोबारी चाहें तो GST के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ऐसा करना पर उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिलेगा, जिसको मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए, दूसरा क्या है, 20 लाख रुपए से ज़्यादा विशेष दर्जा वाले प्राप्त राज्यों में 10 लाख रुपए के से सालाना कारोबार करने वाले को GST पर अपने पैन के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो दूसरी स्लैब क्या बन गई, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए साधारण राज्यों में और विशेष राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का जो कर रहे हैं। तो दूसरी ये बन गई। तीसरी होगी, ये माफ़ कीजिएगा, ये इतना जो कर रहे हैं 20 लाख रुपए जो कर रहे हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वालों की नहीं। तीसरा जो बना कि 20 लाख रुपए से ज़्यादा लेकिन 1.5 करोड़ रुपए से कम लागत का जो सालाना करने वाले हैं, और ऐसे जो कारोबारी होंगे उनके 90% व्यापारी कारोबारी उद्यमी राज्य सरकार के नियंत्रण में आएंगे। बाकी 10% जो आएंगे वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आएंगे, और इन 10% का जो चयन किया जाएगा लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। यानी कि किसी भी देश के अंदर जो जैसे भारत के अंदर 20 लाख से ऊपर से लेकिन 1.5 करोड़ से कम के जो कारोबारी होंगे उनको इस तरह से 90% जिस राज्य में है उस राज्य में, और बाकी उस राज्य के 10% केंद्र के पास चले जाएंगे। 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सालाना कारोबार करने वाले आधे राज्य सरकार के अधीन आएंगे और जबकि बाकी केंद्र सरकार के अधीन आएंगे। कौन कारोबारी किसके अधीन आएगा, इसका फैसला जो है लॉटरी के आधार पर किया जाएगा, और जिसके तहत जो आएगा उसे टैक्स देना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सरकार से और अधिकारियों के, सरकार के और व्यापारियों के बीच की सारी बातें हैं। तो ये व्यवस्था भी चले। क्या GST से बाहर है, ये भी हमें समझना है कि शराब जो है पूरी तरह से GST के बाहर शराब को रखा गया है। बाकायदा संविधान संशोधन विधेयक में इसका जिक्र है। मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई के बाद पूर्व की तरह राज्य सरकारें आबकारी लगाती रहेंगी, यानी आबकारी का जो कर है वो लगाती रहेंगी। शराब GST से बाहर है। दूसरा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस अभी बाहर है। अभी बाहर का मतलब भविष्य में ये अंदर हो सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पर ये समझना होगा कि जो संविधान संशोधन हुआ है GST के लिए, उसमें GST के दायरे में इसे किया गया है, लेकिन GST काउंसिल का फैसला है कि इन पर GST कुछ समय बाद ही लागू होगा।
तब तक मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें उन पर कर लगाती रहेंगी। किस पर? पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इनके ऊपर। चलिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनको भी पूरी तरह से जीएसटी से बाहर रखा गया, यानी कि शिक्षा जो होती है और स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उनको जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अब जीएसटी वस्तु और सेवा कर में टैक्स रेट्स जो हैं उनकी दरें तय कर दी गई हैं और इन जीएसटी रेट्स को मोटे तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। 5 स्लैब्स जिसे कहा गया, 5 भागों में बांटा गया। पहला 0% यानी जिस पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, दूसरा 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पाँचवा है 28%। चलिए, आवश्यक और रोज़मर्रा की जो वस्तुएं होती हैं उन पर कम टैक्स दरें रखी गई हैं, वहीं विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स जीएसटी के रेट्स हैं ज़्यादा रखी गई। देखिए क्या हुआ है, जिन देशों ने पहले जीएसटी अपने यहाँ लागू किया है वहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि जैसे ही जीएसटी लागू हुआ है वहाँ पर मुद्रा जो कीमतें हैं वस्तुओं की वो बढ़ गई थी और महंगाई बढ़ गई थी। भारत सरकार इसको बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थी और अधिकतर जो देश हैं उन्होंने सिर्फ एक ही स्लैब रखी है टैक्स की, जो अलग अलग स्लैब्स नहीं। जैसे हमारे यहाँ 5 स्लैब देखेंगे, 0% अलग, 5%, 12%, वहाँ सिर्फ एक ही है और सभी वस्तुओं पर वो एक सा ही टैक्स लगाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ हमने देखा कि वस्तुओं की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए अलग अलग इसको 4-5 स्लैब में बांटा गया है। देखिए, टैक्स की अधिकतम दर कितनी रखी गई है? 28% और 28% जो रखी गई है करीब 19% वस्तुओं पर ऐसी हैं जिन पर 28% की दर से जीएसटी लगेगा। यानी कि कुल अगर 100 वस्तुएं हैं तो 100 वस्तुओं में से 19 वस्तुओं पर 28%, बाकी जो बची हुई वस्तुएं हैं उन पर अलग टैक्स, इन पे किसी पे 5%, किसी पे 0%, किसी 12%, किसी पे 18% टैक्स लगेगा। जीएसटी के बाद ज़्यादातर वस्तुएं सस्ती होंगी और सेवाएं जो है, ध्यान दीजिएगा, सेवाएं जो है महंगी हो जाएंगी। अब उन वस्तुओं की बात करें जिन पर बिल्कुल टैक्स नहीं लगेगा, 0% टैक्स लगेगा, तो रोज़मर्रा के सामान जैसे दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, बटर मिल्क, दही, शहद, फल, सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश, चिकन, अंडा, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियाँ, हैंडलूम, ये जो रोज़मर्रा के सामान हैं इनको जीएसटी से बाहर रखा गया। वहीं सेवाओं की बात करें, जिन सेवाओं को 0% में रखा गया है यानी कोई टैक्स जिन पर नहीं लगेगा, तो होटल, लॉज जो कि 1,000 रुपये से कम का जो यूज़ करते हैं, 1,000 रुपये से कम की जो होटल्स हैं, जो रूम्स वगैरह हैं, जो लॉज हैं, उनको पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए, दूसरे स्लैब की बात करें तो 5% की टैक्स किस पर लगेगी? तो ब्रांडेड फूड, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, फ्रोजन मतलब जो जमी हुई जो सब्जियां होती हैं, कॉफ़ी, चाय, फिश फिटलेट, क्रीम, मिक्स्ड मिल्क पाउडर, मसाले, पिज्ज़ा, ब्रेड, रस, साबुदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट, लाइफ बोर्ड, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं इन पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं सेवाएं जिन पर 5% दर से टैक्स लगेगा तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, इससे क्या होगा, थोड़ा सा महंगा रेलवे का सफ़र और हवाई सफ़र होने वाला है। स्मॉल रेस्टोरेंट्स, छोटे जो रेस्टोरेंट्स हैं इसके तहत आएंगे। चलिए, अब अगले की बात करें, वस्तुएं जिन पर 12% टैक्स की दर से लगेगा, तो 12% टैक्स की दर से कौन कौन सा लगेगा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे बिकॉज दे आर मेन इनपुट इज पेट्रोलियम विच इज़ आउटसाइड जीएसटी एम्बेड, तो ये जो है इसके अंदर रेलवे और एयर ट्रांसपोर्ट को शामिल किया गया है, जिनका जो मेन बिजनेस पेट्रोलियम जो है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। चलिए, जीएसटी की बात करें, 12% किन पर लगेगा? सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पैकेज ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन, सेलफोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12% के स्लैब में रखा गया है। वहीं सर्विसेज की बात करें जिनको 12% में रखा गया है, तो नॉन एसी होटल्स, बिजनेस क्लास एयर टिकट्स, फर्टिलाइजर्स यानी कि जो खाद होते हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉल अंडर 12%, तो इन चीज़ों को 12% में रखा गया है। चलिए, अब बात करते हैं जिन वस्तुओं को 18% की टैक्स स्लैब में रखा गया है, तो जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेस, मिनरल वाटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज, केक, प्रिजर्व वेजिटेबल्स, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक, स्टील प्रोडक्ट, प्रिंटेड सर्किट कैमरा, स्पीकर,
मॉनिटर्स, इनको 18% में रखा गया है। वहीं सेवाओं की बात करें तो एसी होटल दैट सर्व लिक्वर यानी कि जो शराब देती हैं ऐसी होटल, एसी मतलब जिनमें एयर कूल जो यूज़ करती हैं। टेलीकॉम सर्विसेज यानी कि जो मोबाइल वगैरह होती हैं, आईटी सर्विसेज, ब्रांडेड कपड़े, फाइनेंशियल सर्विसेज विल अट्रैक्ट 18% टैक्स अंडर जीएसटी। चलिए अब बात करते हैं 28% जिन पर टैक्स लगेगा। तो पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, यानी ये वो वस्तु हैं जो विलासिता की मानी जाती हैं, जो कि ज़रूरी नहीं हैं, ठीक है, तो जिनका यूज़ करना विलासिता माना जाता है। हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्युइंगम, गुड, कोका कोला रहित चॉकलेट, पान मसाला, जो जल पानी होता है, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई, ध्यान दीजिएगा वातित जल मतलब समझ लीजिएगा जो चिल्ड वाटर होता है वो, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट, नौका विहार की लग्जरी मानते हुए इन सब में सबसे अधिक टैक्स लिया जाएगा। चलिए सेवाएं जिन पर 28% टैक्स लिया जाएगा तो 5 स्टार होटल्स, रेस क्लब, रेस क्लब में जो बैटिंग होती है, जुआ खेला जाता है, सिनेमा हॉल्स, इनको 28% टैक्स स्लैब में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा इसके अलावा एक और स्लैब बनाया गया है जो सोना चांदी के लिए 3% की दर से फीसदी महंगी किया गया है, जबकि लग्जरी गाड़ियां और गुड्स वगैरह जो होती हैं उनको 15% की दर से अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव किया गया है। ये ऐसा क्यों किया गया है कि इससे जो कमाई होगी उनका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी लागू करने की सूरत में जो नुकसान होने वाला है उसकी भरपाई के लिए किया जाएगा। और उम्मीद इससे बताई जा रही है कि 50,000 करोड़ रुपए की इनसे कीमत होगी। वर्तमान में जो सोना चांदी पर लगता है वो 2.5% लगता है, अभी 3% इसको बढ़ाकर हो जाएगा। तो यानी सोना चांदी क्या होने वाला है, महंगा होने वाला है। चलिए कितने प्रकार के टाइप्स के जीएसटी रिटर्न फाइल करने होंगे। जैसे पहला भी आपको मैंने बताया था कि एक समान जो टैक्स पेयर होगा उसे जीएसटी के हर महीने 3 रिटर्न फाइल करने होंगे। ध्यान दीजिएगा बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, 3 रिटर्न फाइल हर महीने। भारत का आदमी कितना मुश्किल होगा देख लीजिएगा। वर्ष के अंत में 1 रिटर्न फाइल करना होगा। इस प्रकार से एक सामान्य टैक्स पेयर को 37 रिटर्न फाइल करने होंगे, यानी 37 बार उसको जानकारी। रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है टैक्स से संबंधित जानकारी देना। ध्यान दीजिएगा टैक्स से संबंधित जानकारी देना। तो महीने में 3 तो 12 गुणा 3 36 और एक साल भर का इकट्ठा 37। कंपोजिशन स्कीम एक लागू की गई है। इसके तहत जो छोटे टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए वार्षिक टर्नओवर जो 50 लाख रुपए से तक का कम है उनको इसमें शामिल किया जाएगा और इस स्कीम के टैक्स पेयर के लिए एक सरल व्यवस्था होगी। कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को हर महीने 3 में से 1 रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष में 1 कंपोजिट भरना होगा। इस प्रकार से इसमें केवल जो होंगे, माफ़ कीजिएगा, हर 3 महीने में 1 रिटर्न फाइल करना होगा और वर्ष में 1, तो कुल 5 टैक्स फाइल करने होंगे। यानी 4 हर 3 महीने में 1 तो 4 तो वो हो जाएंगे और एक साल भर का, इस तरह से 5 फाइल इसमें करने होंगे। चलिए जीएसटी का अब प्रभाव की बात करेंगे। आम लोगों पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्ता को ही वहन करना पड़ता है। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते हैं, लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, जिससे वस्तुओं की जो लागत है उसमें कमी आएगी। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा ये बताया था पहले कि किस प्रकार से टैक्स के ऊपर टैक्स लगते हमारे पास चीज़ें आती हैं। हालांकि इससे जो सेवाएं होंगी उनकी लागत जो है थोड़ी सी बढ़ने वाली है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि पूरे भारत में एक ही रेट से टैक्स लगेगा, जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत होगी लगभग वो एक जैसी हो जाएगी, अलग अलग नहीं होगी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ जो है लागू होने से केंद्रीय सेल्स टैक्स जीएसटी में समाहित हो जाएंगे, जिससे वस्तुओं की कीमत में कमी आएगी। चलिए इसके अलावा अब हम देखते हैं जीएसटी का व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए वर्तमान में जो व्यवसाय हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पड़ता है। जैसे वस्तुओं के उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, ट्रेडिंग करने पर सेल्स टैक्स और सेवा प्रदान करने पर सर्विस टैक्स। अब क्या करना पड़ेगा, विभिन्न प्रकार के कर कानूनों को पालन करना पड़ता है, जो बहुत ही मुश्किल और जटिल होता है। लेकिन जीएसटी लागू होने से उन्हें केवल एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कानून का पालन करना होगा, जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आने वाली है। वर्तमान में व्यवसायी जो उत्पादन शुल्क होते हैं, सेवा कर के भुगतान में बिक्री करके इनपुट क्रेडिट खरीदे गए माल पर चुकाया गया कर, आपको मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, इसके उदाहरण के द्वारा भी आपको समझाया था कि ये क्या होता है।
उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी ने उत्पाद बनाया और कच्चे माल के लिए उसने उसको टैक्स दे दिया, तो उसका जो बेचा गया तो उस पर वो टैक्स क्रेडिट का यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह से बिक्री करके भुगतान में सेवा करके सेवाओं पर चुकाए गए कर और उत्पाद शुल्क खरीदे गए माल पर लगे उत्पाद शुल्क की क्रेडिट का यूज़ नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी ने जैसे कोई व्यापारी है, उसने कोई बिक्री की, तो बिक्री जब वो करता है तो जो माल खरीदता है तो उस समय कुछ टैक्स वो चुकाता है। तो इनपुट क्रेडिट का यूज़ सिर्फ इनपुट क्रेडिट के लिए उपयोग कर सकता है, यानी इनपुट क्रेडिट का उपयोग केवल वो बिक्री करके टैक्स के भुगतान के लिए कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता कि इनपुट क्रेडिट जो बिक्री कर से जो इनपुट क्रेडिट उसे प्राप्त हुआ है उसको वो सेवा कर के लिए चुका दे, या सेवा कर से जो इनपुट क्रेडिट हुआ उसे वो बिक्री कर के लिए चुका दे, या उत्पाद शुल्क से जो इनपुट क्रेडिट हुआ है वो किसी और पर चुका दे। वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर बिक्री कर से इनपुट क्रेडिट प्राप्त हुआ तो केवल बिक्री कर पर ही उसे चुका सकता है, दूसरे पर नहीं चुका सकता। लेकिन जीएसटी में ऐसे व्यवस्था नहीं है। इस कारण वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद व्यवसायी को सभी प्रकार की खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए जीएसटी की पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, जिसका उपयोग बेची गई वस्तुओं और सेवाओं पर लगे जीएसटी के भुगतान में कर सकेगा। और इससे क्या होगी, लागत में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। तो ये जो हमारा वीडियो है यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप करें, लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर करें ताकि सभी को बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता तो प्लीज़ दोस्तों हमें ज़रूर बताएँ आप लोग, क्योंकि आप लोग जो हमें बताते हैं, जो फीडबैक देते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और सुधार करने का हमें मौका भी मिलता है, और उसमें हम सुधार करते भी हैं। तो आज की बात करेंगे हम यही समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।